आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूनिक नॉलेज फॉर एनसीईआरटी। हमने इस पार्ट का पार्ट 1 बनाया हुआ है, कृपया करके आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा, जिसमें कि इस पार्ट की हमने थोड़ा ओवरव्यू जिसमें करा है और थोड़ा समरी भी इस पार्ट में उस पार्ट 1 में दी हुई है। चलिए हम इस पार्ट यानी डाइवर्सिटी या विविधता पार्ट 1 क्लास 6 को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, विविधताएं हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। कृपया करके सूची बनाइए कि अपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिन्हें आपको शब्द भी जानती हैं। ये आपको थोड़ा से विचार विमर्श करने के लिए कह रहा है कि अपनी आप कौन कौन से व्यंजन खाते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं भारत में अलग अलग प्रकार के, कौन कौन से, और अपनी मातृभाषा के अलावा और अपनी मातृभाषा के अलावा जो है उन भाषा की सूची भी बनाइए जो कुछ शब्दों भी जानती हैं। और आप में से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो हिंदी के साथ साथ कुछ अन्य भाषा भी जानते होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, तो उनकी हमें सूची बनाने को कही गई है इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानी लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत किताबें, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती भी, लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए हैं। कुछ स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी है। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों के ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल या सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समझ दूसरे कपड़े, केवल 2 पक्षी पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे ऐसी कहानी लिख पाएंगे। भारत में विविधताएं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह के लोग हैं। इसका मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में ओवरव्यू दे दिया था। फर्स्ट पेज का ओवरव्यू है जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि विविधता हम होती क्या है, क्या क्या विविधताएं में होती हैं। तो मैंने उसके बारे में आप कृपया आप उस पार्ट का भी वॉच करिएगा। ये देखिए दोस्तों, भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे गए काम करते हैं। उनमें से एक तरीका बताया गया है। 2 और तरीके लिखिए। देखिए दोस्तों, ये कुछ टेबल बनाई गई है जिसमें कि उसमें प्रार्थना, शादी करना या विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, अभिवादन करना। तो कुछ में तो हर धर्म के लोग, आपको पता ही, हर धर्म के लोग अपने भगवान की इबादत करते हैं, अलग अलग शादी करते हैं। हर धर्म के लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। लोग अभिवादन करते हैं यानी कि बोलते हैं, या अभिवादन यानी कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं अलग अलग प्रकार से। और चावल पकाते हैं। चावल पकाना या खाना पकाना सबका अलग अलग ही होता है। ये था कुछ टेबल, इसको आप थोड़ा पढ़िएगा और समझिएगा। पहले हम विविधता को कैसे समझे। करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा ना थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वह पानी के जहाज में, घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर यात्राएं खेती और बसने के लिए नहीं, ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती। चूँकि यात्रा में बहुत समय
लगता था, इसलिए लोग नई जगहों पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और केवल अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना ना मिलता तो वह कहीं नई जगह जाकर बच जाते। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता। कुछ चीज़ में वह नई जगह की अपना लेते और कुछ चीज़ में पुराने डर्रे पर ही चलते रहते। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलजुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों वहाँ की जमीन और संस्कृति के आकार देने में योगदान किया है। इस तरह के ऐसे कई क्षेत्रों में अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्नता हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोगों को अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधताएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खानपान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वह करेंगे वह भी अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहर में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वह इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख, केरल के उदाहरण के लिए जरिए यह समझने की कोशिश करें किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक को क्या असर पड़ेगा। एटलस में भारत का ये एटलस का नक्शा होता है, वो उसमें ये कहा है कि लद्दाख व केरल कहाँ पर स्थित है। आइए हम देखते हैं लद्दाख के बारे में कुछ रोचक बातें। लद्दाख में क्या कहा है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिस आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटे तिब्बत भी कहते थे। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यह एक अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यहाँ इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इसी क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर में व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना या मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुई है। आपने मध्य भारत के आसपास या अपने इतिहास की बुक में देखा होगा, सिल्क रूट का नाम आपने सुना होगा। तो इसी में उस सिल्क रूट के बारे में ही बताया गया है कि पहले सिल्क रूट के जरिए व्यापार कैसे हुआ करता था। मध्य एशिया या अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या चाइना या कजाकिस्तान से कैसे व्यापार करता था भारत, कैसे वहाँ की चीज़ यहाँ पर आती थी और यहाँ की चीज़ वहाँ पर व्यापार हेतु जाती थी। इसी के बारे में व्यापारियों का संक्षेप में बताया हुआ है। आइए हम अब केरल के बारे में देखते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बने हैं। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत के ने ईसाई धर्म लाने का शहरी उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है, मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन
इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म आदि शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीन वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो चीना चट्टी कहते हैं। इनमें चीना शब्द इसी बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आइए हम आगे पाठ को आगे देखते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहाँ यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहाँ लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। इस तरह हम पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके हिस्से, इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता हो। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही है। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन गया है। अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को घुल मिल जाते हैं। खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। चलिए ये कविता हम देखते हैं क्या कविता है। दीन खून के हमारे प्यार ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के सोए, जलिया बाग में हम खूनी पड़ी, कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे हिंदू व मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दमन भीग के जाना। दीन खून के हमारे कुछ जेल में पड़े और कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यार बहा के जाना। दिन खून के हमारे भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा। ये कुछ कविताएं थी जो कि भारत प्रेम के बारे में बताया हुआ है। भारतीय संग्राम से जुड़ी कुछ कविताएं हैं। ये अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। वो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी हजारों लोगों पर। जलियांवाला वो बेचारे जो निर्दोष लोग थे उन पर भी उसने उनको भी नहीं छोड़ा, उन पर भी गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कि महिलाएं थी, पुरुष थे, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, इतने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और जैन विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे को कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो कि 2 बार रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी किताब में भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्त है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। प्लीज़ दोस्तों इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। ये इसके कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस हैं जो कि हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर इन क्वेश्चनों का हल आपको देंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें और अच्छे से वीडियो बनाने का मोटिवेट दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।